ईरान को लग रहा है कि वो विनिंग पोजीशन में है और हमें भी नज़र आ रहा है कि ईरान इस वक्त दोनों जगहों पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में भी कंट्रोल करके बैठा हुआ है चीज़ों को और मिसाइलों पर मिसाइलें दागे जा रहा है। ईरान वेट कर रहा है कि अमेरिका कब सरेंडर करता है। आयतुल्लाह मुस्तफा खामनेई ने क्लियरली कह दिया कि हमने नहीं रुकेंगे, हमने चलते रहेंगे। और मीनाब के अंदर जो 175 बच्चियाँ जो बेदर्दी से शहीद हुई हैं उनका भी बदला लेंगे और हर इंक्लूडिंग आयतुल्लाह अली खामनेई का भी बदला लेंगे। इजराइल से ज़्यादा जो हमले हो रहे हैं वो यूएई के अंदर हो रहे हैं और फिर हमने ना सिर्फ यूएई है बल्कि सऊदी अरेबिया भी है, कतर भी है, जॉर्डन भी है, इराक भी है, कुवैत भी है, बहरीन भी है। तो ये सारी जगहों पे 60% हमले जो हुए हैं वो हुए हैं। AWS का इंफ्रास्ट्रक्चर, अमेजॉन सर्विसेज का, गूगल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्राइमरीली किस चीज़ के लिए काम करता है? वो प्राइमरीली इजराइल को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू की स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स के ऊपर टारगेटिंग प्रोवाइड करता है AI के थ्रू और टेक्नोलॉजी के थ्रू। वहाँ पे अमेरिकन अड्डे भी बनाए हुए हैं उन्होंने, वहाँ पे अपनी सिर्फ बादशाहत को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने अपना आपको इस पोजीशन में डाला हुआ है कि वो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। तो बिल्कुल ईरान ने पहले से वार्न कर दिया है कि भाई अब आप चले जाएं। इजराइल ने तो कोई वार्निंग भी नहीं दी ना, पहले भी कहा था ईरान ने कि अगर आपने सपोर्ट किया अमेरिका को, जो कि ये कर रहे हैं, ये जो दोस्त मुसलमान ममालिक हैं ये अमेरिका को सपोर्ट कर रहे हैं। सारे रिफ्यूलर्स, स्ट्रैटो टैंकर्स, E-18 सेंट्रीज, रिकॉनेसेंस ड्रोन, सारी चीज़ें वहीं से, फाइटर जेट्स, सारी चीज़ें वहीं से चलती हैं। अगर मैं कहीं बाहर जाता हूँ ना वीडियो बनाने के लिए तो लोग मुझसे पूछते हैं भाई तुम किसको भेज रहे हो? इजराइल को भेज रहे हो? मोसाद को भेज रहे हो? मतलब इतना शक है लोगों को कि किसी को नहीं छोड़ रहे। कि पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब को लेकर थोड़ी मुश्किल सूरत हाल है। सऊदी अरब पे हम देख रहे हैं ड्रोन फायर हो रहे हैं। पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं, वो सऊदी अरब गए, तो सऊदी अरब के लेके पाकिस्तान की थोड़ी मुश्किल सूरत हाल है। सऊदी अरब के अंदर प्रिंस सुल्तान एयरबेस के अंदर हैवी डिप्लॉयमेंट है F-35। वो F-35 अमेरिका ने क्यों मूव किए ब्लिंकन के जाने के बाद? और जो स्ट्रैटो टैंकर्स और 28 रिफ्यूलर, मैंने बाकायदा उनको मैप किया हुआ है, 28 रिफ्यूलर जो इन्होंने डिप्लॉय किए वो इन्होंने क्यों किए अदनान भाई? तो सवाल सारा ये है कि सऊदी अरेबिया भले इस्लाम बराबरी ममालिक था लेकिन है अभी, लेकिन बहरहाल उसने इजाज़त तो दी ना अमेरिका को। आयतुल्लाह खामनेई ने खुद ट्रैप किया अमेरिका को और इजराइल को कि वो आए ईरान में। उन्होंने अपनी शहादत दी और जानते बूझते हुए भी दी। यहाँ पे जो IRGC के ऑफिशियल्स रहते हैं वो भी नॉर्मल अपार्टमेंट बिल्डिंग्स में रहते हैं, कोई भी जाके देख सकता है कि अच्छा जी घर पे है, लाइटें जल रही हैं, ठीक है, ओके, बिस्मिल्लाह करो। इजराइल ने क्या किया हुआ था, ना सिर्फ सर्वेलेंस कैमरास हैक किए हुए थे बल्कि फोन्स, जो ड्राइवर्स के फोन्स हैं, जो चौकीदारों के फोन्स हैं, फॉर एग्जाम्पल प्यून्स के फोन्स हैं, स्टाफ के फोन्स हैं, डिलीवरी ड्राइवर्स के जो फोन्स हैं, उनको हैक किया हुआ था। आयतुल्लाह खामनेई को भी पता था कि उनके ऊपर हमला होने वाला है। ऑफिशियल्स ने भी कहा कि आपको थ्रेट है, आपके ऊपर हमला हो सकता है, आप प्लीज़ बंकर में चले जाएं, आपके ऊपर हमला मुतवक्के है। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं क्यों जाऊं बंकर में। जनरल कानी के 6 असैसिनेशन अटेम्प्ट्स रिपोर्टेडली वो सर्वाइव कर चुके हैं। दोस्तों, ईरान पर हमले को 15 दिन से जायद हो गए हैं। ये जंग किस रुक जाएगी? ईरान की अगली चाल क्या होने वाली है? अमेरिका और इजराइल बज़ाहिर नजर आ रहा है कि इस जंग को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन वो तासुर ये देना चाहते हैं कि वो जंग ये जीत गए हैं। ईरान ये तासुर देने को तैयार नहीं है। ईरान ने जिस तरह अमेरिका और इजराइल को फंसाया हुआ है, बज़ाहिर लग रहा है कि ईरान इस जंग को मजीद तूल देना चाहता है। ईरान की हिकमत अमली क्या होने वाली है? क्या अमेरिका और इजराइल कोई ना कोई बहाना ढूंढ पाएंगे कि वो इस जंग से निकलें और दुनिया को ये बताएं कि वो इस जंग को जीत गए हैं? ईरान के अंदर क्या कुछ चल रहा है? साथ साथ ईरान के अंदर से ये खबरें आ रही हैं कि जनरल कानी वो इजरायली एजेंट है जिनके खिलाफ अब ईरान के अंदर पासदार इनकलाब ने कार्रवाई की है और ये भी तासुर दिया गया कि शायद उन्हें फांसी दे दी गई है, उन्हें मार दिया गया है, सजा दे दी गई है। इस खबर में क्या हकीकत है? ईरान से हमारे साथ मौजूद है जॉन हुसैन साहब, सीनियर सहाफी है पाकिस्तान के टीवी चैनल पे गाए बगाए इनको आप देख रहे हैं। ईरान से, तेहरान से ताज़ा सूरत हाल बयान कर रहे हैं। जॉन, ये बताइएगा ईरान की अगली हिकमत अमली क्या होने वाली है? ईरान इस जंग को किस जानिब लेकर जाएगा? नाम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। मेरे ख्याल में ईरान का कंसर्न एग्जिट नहीं है, ईरान एग्जिट का नहीं सोच रहा है, ईरान बदले का सोच रहा है। और ये आपको जाहिर हो गया है आयतुल्लाह मुस्तफा खामनेई के बयानात से। और जो टर्म्स एंड कंडीशंस ईरान ने रखी हैं वो बहुत सख्त हैं अमेरिका के लिए कबूल करने के लिए। आप ये देखें कि अमेरिका के लिए शायद नामुमकिन समझी जाए कि अमेरिका ना सिर्फ इस रीजन को खाली करे और अपने बेसिस ख़त्म करके वापस चला जाए, बल्कि रेपरेशंस भी दे, मतलब कॉम्पनसेट करे। और अगर कॉम्पनसेट नहीं किया तो इनके एसेट्स को सीज करेगा ईरान, या उनको निशाना बनाएगा और फिर उनको खसारे में डालेगा। और जो आपको पता है कि जो सैंक्शंस और दूसरी चीज़ें हैं वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। तो मेरे ख्याल में ईरान इस वक्त बिल्कुल भी एग्जिट की तरफ नहीं जा रहा है। ईरान को लग रहा है कि वो विनिंग पोजीशन में है
और हमें भी नजर आ रहा है कि ईरान इस वक्त दोनों जगहों पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भी कंट्रोल करके बैठा हुआ है चीज़ों को, और मिसाइलों पर मिसाइलें दागे जा रहे हैं। आयरन डोम को काफ़ी हद तक उसने कमज़ोर कर दिया है। 10 रेडार सिस्टम्स एडवांस जो है वो ख़त्म किए हैं, जो कम्युनिकेशन नहीं कर रहे इंटरसेप्टर्स के साथ, और उसके साथ साथ 4 थैड की जो बैटरीज है उनको डैमेज करके रेडार सिस्टम्स को उड़ाया गया है। तो बिल्कुल आई थिंक ईरान इस वक्त विनिंग पोजीशन में अपने आप को देख भी रहा है, और बिल्कुल है भी। और टेस्ट ऑफ टाइम है कि ईरान वेट कर रहा है कि अमेरिका कब सरेंडर करता है, और कब जो है वो खुद से या तो अरब ममालिक अमेरिका को बाहर भेज दें, और फिर ईरान एक एज अ सॉवरेन नेशन जो है वो सामने आ जाए, या तो जो है वो ये काम चलता रहेगा। क्योंकि ईरान किसी भी तरीके से अमेरिका को इस वक्त खुशी नहीं देगा सीज फायर के नाम पे कि वो बोले कि हम जीत गए हैं। ये गलती जो है वो दोबारा नहीं होगी 12 दिन की जंग के बाद। अच्छा, मुश्तबा खामनाई का जो पहला खिताब था, ईरानियों ने उसको कैसे देखा, और वो जो पूरा खिताब था उसमें कोई आगे का लाहेअमल उन्होंने बताया है कि आगे किस तरह बढ़ना है? क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स के हवाले से तो हमने सुना, उन्होंने कहा कि इसको बंद रखा जाएगा, लेकिन कब तक बंद रखा जाएगा? फिर बंद रख के वो कौन से मकासद हैं जो हासिल किए जाएंगे? एक जो कहा गया कि 200 बैरल तक जो है वो 200 डॉलर बैरल तक जो है वो इसको लेकर जाया जाएगा तेल को। तो ये क्या जो मुश्तबा खामनाई का पहला खिताब है, उसको किस तरह जो ईरान है उसके अंदर रीड किया जा रहा है? देखिए ना, मुश्तबा खामनाई का जो ये कहना था स्टेट ऑफ हॉर्मुज का, ये पहली बात तो ये सिग्नल है बहुत बड़ा। इस चीज़ का सिग्नल है कि 1 ट्रिलियन खर्च करने के बावजूद अमेरिका एक तेल का बूंद जो है वो इस रीजन के थ्रू नहीं ले जा पा रहा। उसने खुद मना कर दिया है कि हम जो है वो सपोर्ट नहीं कर पाएंगे किसी भी टाइम को। तो ये पहली बात तो ये है कि एक शो ऑफ पावर है ईरान की तरफ से कि यू आर नॉट डिसाइडिंग, आप जो है वो डिसाइड नहीं कर रहे, हम डिसाइड कर रहे हैं कि ये जंग किस तरफ जाएगी, और हमारे हाथ में है, हम जितना इसको लेना चाहें हम लेके जा सकते हैं। बहरहाल ऐसा नहीं है कि अल्टीमेटली ये जो है वो ख़त्म नहीं होगा, कभी ना कभी तो इसको ख़त्म होना है, इसकी टाइमलाइन हमें नहीं पता। लेकिन ईरान ज़रूर इस चीज़ के ऊपर बैंक कर रहा है कि इसकी इकोनॉमी अमेरिका की अफेक्ट हो, और तेल जो है वो 200 डॉलर पर बैरल से ऊपर तजावुज़ करे, और जो नुकसान, जैसा कि मैंने पहले कहा, बदला ईरान जो लेना चाह रहा है वो उस नुकसान से आएगा जो अमेरिकन इकोनॉमी और अमेरिकन इंफ्रास्ट्रक्चर को होगा ईरान की एक्शन से। और उसकी जो कोलैप्स होगा वो एक्सपेक्टेड है 200 बैरल के ऊपर कोलैप्स भी हो सकता है उसका। और उसके अलावा अगर देखा जाए तो हम लोगों की जहाँ तक बात करें, आयतुल्लाह मुस्तफा खामनाई ने क्लियरली कह दिया कि हमले नहीं रुकेंगे, हमले चलते रहेंगे। और कमांडर्स का भी बयान यह है कि अब हम सिर्फ रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स नहीं करेंगे, मतलब हम सिर्फ जवाबी कार्रवाई नहीं करेंगे बल्कि हम अटैक भी करेंगे। क्योंकि देखिए, ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को पहले निशाना बनाया गया। आपने तेहरान में देखा कैसे काले बादल जो है वो उभर गए थे, और फिर आपने देखा कि ईरान ने रिस्पॉन्स में हाइफा के ऊपर भी हमला किया। फिर दूसरे जो कुवैत के अंदर ऑयल डिपो है जो अमेरिकन रिफ्यूलर्स के लिए था, उसके ऊपर भी हमला किया, और दूसरी जगहों पे जो है वो हमला किया। और फिर बैंकिंग के अंदर भी पहले ईरान के ऊपर हमला हुआ, सेपा बैंक के ऊपर हमला किया गया, फिर ईरान ने जवाबी कार्रवाई की और अब बताया है कि वो टारगेट करेंगे। और अभी दुबई के अंदर रिपोर्टेडली हुआ है एक जगह, अभी तक कंफर्मेशन नहीं हुई, लेकिन अभी रिसेंट वेव के अंदर हुआ है। तो ये ईरान जो है वो जो रिटेलिएटरी पॉलिसी चला रहा था अब तक, मुझे नहीं लगता कि रिटेलिएटरी पे ही रहेगा। बोल दिया है आयतुल्लाह खामनाई ने कि हम चुन चुन के बदला लेंगे हर इंसान का, हर मासूम का जो इस जंग में शहीद हुआ है। और मीनाब के अंदर जो 175 बच्चियां जो बेदर्दी से शहीद हुई हैं, उनका भी बदला लेंगे, और हर इंक्लूडिंग आयतुल्लाह अली खामनाई का भी बदला लेंगे। आवाम खुश है उनके स्टेटमेंट से, क्योंकि जाहिर है एक लीडरशिप आई है। 8-9 दिन बगैर लीडरशिप के ईरान ने गुजारे, आवाम भी खुश है। और एक और स्टेटमेंट अदनान भाई दी है उन्होंने, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि जो भी नुकसान हुआ है लोगों का, उसका मुआवजा गवर्नमेंट भरेगी। जिसके पास घर नहीं है हम उनको रहने की जगह भी देंगे, जिसको इंजरीज हुई है उसको मुफ्त इलाज भी होगा। तो आई थिंक के बड़ा स्ट्रॉन्ग ईरान जो है वो इस पोजीशन पे चल रहा है, और लोग भी काफी यूनाइटेड हैं, और आगे चीजें बढ़ रही हैं। अच्छा, ये जो ईरान की हिकमत अमली थी कि गल्फ के जितने भी ममालिक हैं, ज्यादा जो उसके हमले हमने देखे, यूएई बाकायदा ये रिपोर्ट हुआ कि इसराइल से ज्यादा जो हमले हो रहे हैं वो यूएई के अंदर हो रहे हैं। और फिर हमने देखा एक और हिकमत अमली सामने आई जब कहा गया कि जो बैंक्स हैं उनको टारगेट किया जाएगा, जो अमेरिकन और इजरायली बैंक्स हैं उनको टारगेट किया जाएगा, फिर गूगल, आईबीएम और इस तरह की एनवीडिया जो है उनको टारगेट किया जाएगा। तो इसके पीछे वजह क्या है? और बाकायदा ये कहा गया कि जो 1 किलोमीटर के रेडियस पे जो लोग रहते हैं, जिसकी तादाद मैंने जो कैलकुलेट की वो तकरीबन 15 से 35 लाख के करीब लोग हैं जो इसके आसपास रहते हैं, इन बैंक्स और ये जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो इकोनॉमिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है अमेरिका और इसराइल का इन गल्फ के ममालिक में। तो ये क्या हिकमत अमली है? गल्फ इससे परेशान है, ये पड़ोसी हैं ईरान के, वो भी तंग आ रहे हैं। तो इसके पीछे लॉजिक क्या है?
बहुत अच्छा सवाल है अदनान भाई। देखिए काफी सारे पहलू हैं। पहले तो मैं क्लियर कर दूं बात के, जो 40% हमले हुए हैं सारे मिसाइलों और ड्रोन्स को देखें तो वो इसराइल के ऊपर हुए हैं। बाकी के 60% हमले जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में बेसेस हैं और जो एसेट्स हैं उनके ऊपर हुए हैं, जिसके अंदर अब आप देखिए ना सिर्फ यूएई है बल्कि सऊदी अरेबिया भी है, कतर भी है, जॉर्डन भी है, इराक भी है, कुवैत भी है, बहरीन भी है। तो ये सारी जगहों पे 60% हमले जो हुए हैं वो हुए हैं। और बेसिस के ऊपर आपने खुद भी देखा है नुकसान हुआ है। मेरी अपनी यूट्यूब वीडियो भी है, उस पर मैंने सैटेलाइट इमेजरी दिखा के बता दिया है कि कितना नुकसान कहाँ कहाँ हुआ है। और जितना इंफ्रास्ट्रक्चर आपने बात की, इस वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये। AWS का इंफ्रास्ट्रक्चर, अमेजॉन सर्विसेज का, गूगल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो प्राइमरीली किस चीज़ के लिए काम करता है? वो प्राइमरीली इसराइल को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू की स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स के ऊपर टारगेटिंग प्रोवाइड करता है, AI के थ्रू और टेक्नोलॉजी के थ्रू। क्लाउड सॉफ्टवेयर पूरा इजरायली मिलिट्री का क्लाउड सॉफ्टवेयर जो है वो इन्हीं सर्वर्स के ऊपर चलता है जो अमेजोन के सर्वर्स हैं। तो जाहिर सी बात है, ईरान के ऊपर जब हमला हुआ तो ये एक्सपेक्ट करना है ईरान से कि वो बरादर दोस्त ममालिक के, जहाँ इसराइल की बेहतरीन, जहाँ वीज़ा बेहतरीन इसराइलियों को फ्री मिल रहा है और हम पाकिस्तानियों को वीज़े नहीं मिलते, उनको फ्री मिलते हैं, वहाँ पे अमेरिकन अड्डे भी बनाए हुए हैं उन्होंने। वहाँ पे अपनी सिर्फ बादशाहत को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने अपने आप को इस पोजीशन में डाला हुआ है कि वो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। तो बिल्कुल ईरान ने पहले से वार्न कर दिया है कि भाई अब आप चले जाएं। इसराइल ने तो कोई वार्निंग भी नहीं दी ना। जो बैंक की सेवा के ऊपर हमला किया इतना बुरा, सर्वर को भी उड़ाया, और जो बैंक के ऊपर किया, वहां पे कितने मासूम लोगों की जानें गई हैं अदनान भाई। तो बिल्कुल अभी से ईरान ने कह दिया कि भाई आप, और पहले भी कहा था ईरान ने कि अगर आपने सपोर्ट किया अमेरिका को, जो कि ये कर रहे हैं, ये जो दोस्त मुसलमान ममालिक हैं, ये अमेरिका को सपोर्ट कर रहे हैं। सारे रिफ्यूलर्स, स्ट्रेटो टैंकर्स, E-18 सेंट्रीज, रिकॉनेसेंस ड्रोन, सारी चीजें वहीं से, फाइटर जेट्स, सारी चीजें वहीं से ही चलती हैं गल्फ ममालिक से। तो पहले से ईरान ने बोल दिया था कि ये रीजनल वॉर होगी, और अभी भी ईरान यही कह रहा है कि जगह खाली करो। जाहिर सी बात है, हमला हम करेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे इस इंफ्रास्ट्रक्चर को। ठीक है, एक और जो बात, अभी इजरायली वजीर आजम जो आया था गुज़िश्ता रोज और उसने खिताब किया और उसमें बकायदा बज़ाहिर उसकी बातों से लगा कि हेल्पलेस है। वो कह रहा है कि हमने तो रिजीम चेंज के लिए हम गए थे, लोगों से हमने कहा मदद ऑन वे है, मदद आ रही है, लेकिन अगर एक बंदे को पानी तक लेके जाया जाए, ये मिसाल उसने दी है, उसको पानी पीने पे मजबूर नहीं किया जा सकता। तो बज़ाहिर लग रहा है कि जो ईरान की आवाम है उसने तो अमेरिका और इसराइल को डिसअपॉइंट कर दिया है। जो तवक्को लगाई हुई थी कि अंदर से लोग उठेंगे, आयतुल्लाह खामनई के खिलाफ बगावत हो जाएगी, फिर आयतुल्लाह खामनई को अगर शहीद कर दिया जाएगा तो उसके बाद लोग जो है वो इक़्तिदार पे काबिज हो जाएंगे। तो ये क्या इसराइल और जो अमेरिका की इंटेलिजेंस थी वो इतनी कह लीजिए खराब थी, ये इतनी वीक थी कि उनको पता ही नहीं था कि असल में ग्राउंड रियलिटी क्या है? इसका शुक्र अदा करना चाहूंगा मैं उन सारे ईरानियन डायस्पोरा जो शाह के ज़माने में भाग गए थे इनकलाब से पहले। उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा मैं पर्सनली भी, कि उनकी वजह से जो है वो इतनी बड़ी गलती उन्होंने की अमेरिका और इसराइल ने, और यहाँ पे आके देख लिया कि रिजीम चेंज और ये जो सारी ख्वाबी बातें थी, ये सब झूठ था। मोसाद के जो एजेंट्स यहाँ ऑपरेट कर रहे थे प्रोटेस्ट के दौरान, उनको मोबिलाइज किया गया, उन्होंने उनको गलत खबरें फीड की, क्योंकि जाहिर है एम्प्लॉयमेंट में तो वो कहेंगे कि जी हम बेहतरीन काम कर रहे हैं, यहाँ पे देखें बड़ा नेटवर्क बना हुआ है। तो लग यही रहा था उनको कि एक दफ़ा हमला करेंगे तो लोग बाहर आ जाएंगे, लेकिन लोगों ने, अदनान भाई, लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हुए हैं। अगर मैं कहीं बाहर जाता हूँ ना वीडियो बनाने के लिए, तो लोग मुझसे पूछते हैं भाई तुम किसको भेज रहे हो, इसराइल को भेज रहे हो, मोसाद को भेज रहे हो? मतलब इतना शक है लोगों को कि किसी को नहीं छोड़ रहे। कोई सेंटिमेंट इस वक्त बर्दाश्त नहीं किया जा रहा आम आवाम की तरफ से, किसी भी तरीके का। और अगर आना होता किसी को बाहर, तो ये 8-9 दिन के अंदर, जैसा कि ये कह रहे थे कि लोग खिलाफ हैं और बड़ा जुल्म किया है रिजीम ने, अगर ऐसा था, और साथ साथ आयतुल्ला खामनई के बारे में बंदा जाने क्या क्या कि वो बंकर में थे और वो रशिया चलेगा और जो भी था, तो ये सारी चीजें जो बातें की गई और उकसाया गया ट्रम्प को लाके, अब वो खुद रियलाइज कर रहा है, ट्रम्प भी खुद रियलाइज कर रहा है, नेतन्याहू भी खुद रियलाइज कर रहा है कि भाई ये बड़ी गलती हो गई है। आवाम के अंदर थोड़ी बहुत ऑपोजिशन भी जो थी, जो कि नो डाउट एग्जिस्ट करती है हर मुल्क के अंदर, थोड़ी बहुत ऑपोजिशन जो थी वो भी खत्म हो गई। वो भी कह रहे हैं कि नहीं जी, मुश्तबा खामनई को बिल्कुल सही लाया और ट्रम्प ने मना किया था लाने से, बिल्कुल सही। क्योंकि ईरानी अवाम फॉरेन इंटरफेरेंस को पसंद नहीं करती। ये बड़ी आजाद और बड़ी नेशनलिस्टिक कौम है। यहाँ पे जो लोग हैं जो चेंज चाहते हैं, बिल्कुल जैसे महसा अमीनी में आपने देखा, चेंज चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि वो सुप्रीम लीडर के खिलाफ है या वो निजाम के खिलाफ है। गवर्नमेंट के खिलाफ होने का मतलब ये नहीं होता कि आप स्टेट के खिलाफ हैं। तो ये एक मिस कैलकुलेशन आई थिंक अमेरिका और इसराइल की तरफ से हुई है, जिसकी वजह से अब उनको पछताना पड़ रहा है। अच्छा, पाकिस्तान के हवाले से क्या हिकमत अमली हो सकती है? क्योंकि पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब को लेके थोड़ी मुश्किल सूरत हाल है। सऊदी अरब पे हम देख रहे हैं ड्रोन फायर हो रहे हैं,
और क्यों हो रहे हैं वो आप बताइएगा कि सऊदी अरब को क्यों टारगेट किया जा रहा है। वो ड्रोन को जो है वो मार के गिरा भी रहे हैं। पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं, वो सऊदी अरब गए। तो सऊदी अरब के लेके पाकिस्तान की थोड़ी मुश्किल सूरत हाल है। तो ईरान के अंदर क्या असेसमेंट होगी पाकिस्तान को लेके? पाकिस्तान क्या टोटली वहां ये सोचा जाएगा कि पाकिस्तान सऊदी अरब के दिफा में आ गया है, क्या हमारा एक एग्रीमेंट भी है? तो इस हवाले से वहां पे क्या राय हो सकती है? देखिए, जंग शुरू होने से पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी और उसमें मैंने बताया था कि सऊदी अरब के अंदर प्रिंस सुल्तान एयरबेस के अंदर हैवी डिप्लॉयमेंट है F-35 की। वो F-35 अमेरिका ने क्यों मूव किए लिंकन के जाने के बाद? और जो स्ट्रैटो टैंकर्स और 28 रिफ्यूलर, मैंने बाकायदा उनको मैप किया हुआ है, 28 रिफ्यूलर जो इन्होंने डिप्लॉय किए, वो इन्होंने क्यों किए अदनान भाई? तो सवाल सारा ये है कि सऊदी अरेबिया भले इस्लाम बरादरी ममालिक था, लेकिन है अभी, लेकिन बहरहाल उसकी उसने इजाज़त तो दी ना अमेरिका को कि, और आपको याद होगा खबरों में आ रहा था कि पीछे से फ़ोन कर करके बताया जा रहा था अमेरिका को कि प्लीज़ आप अटैक करें। तो पसे पर्दा चीज़ें कुछ और चल रही होती है अदनान भाई, सामने तो दिखाया जा रहा होता है कि पूरी उम्मा एक साथ है, लेकिन हज के नाम पे जो हम बेचारे पाकिस्तानियों से 40-40 लाख रुपए कमाए जाते हैं, और जिस तरीके से वहाँ पे इस्लाम के नाम पे सिर्फ बहाना बना के वहाँ उन्होंने कॉन्सर्ट भी करवाए हैं, वहाँ जो भी उन्होंने खोली हुई हैं चीज़ें, तो मुझे नहीं लगता अब आवाम इस बातों में आ रही है, और पाकिस्तान भी रियलाइज़ कर रहा है कि हमें जो है ना बिला वजह ये मुनाफ़क़त जो मिडल ईस्टर्न गल्फ़ कंट्रीज़ की तरफ से मुनाफ़क़त जो है, उसके अंदर हमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान की बहुत अच्छी स्ट्रेटेजिक पॉलिसी है, बहुत अच्छी डिप्लोमेटिक पॉलिसी है, सबके साथ बहुत अच्छा चलता है, और पाकिस्तान बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता कि सऊदी अरब के ये जो इस्लाम का बहाना बना के सऊदी अरब जो वर्गलाता है लोगों को, मुझे नहीं लगता इसके चक्कर में ना अवाम आएगी ना हुकूमत आएगी, क्योंकि हुकूमत को पता है कि ईरान के हारने से यहाँ बराबर में इसराइल बैठ जाएगा। भले 300 रुपये पेट्रोल जो है वो महंगा हो जाए थोड़े वक्त के लिए, अब और ले लें ईरान से पेट्रोल ले लें यार, 8 रुपये लीटर है, मैं तो कहता हूँ यहाँ से ले लें, मैं खुद पाकिस्तानी हूँ। तो बहरहाल तो यहाँ से जो खतरा है वो ज़्यादा बड़ा है कि इसराइल बराबर में आके बैठ जाएगा, पाकिस्तान के लिए कोई छोटी चीज़ नहीं है ये। इसीलिए पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है ईरान को जिस हद तक हो सकता है, लेकिन साथ साथ अपने जो अरब ममालिक के साथ उसकी जो ऑफिशियल स्टेटमेंट्स हैं वो भी दे रहा है। अच्छा, एक और बात जो बड़ी जिक्र होती रही वो जनरल कानी के हवाले से था। जिस तरह आयतुल्लाह ख़ामनेई को निशाना बनाया गया, उनको टारगेट किया गया, उस हवाले से रिपोर्ट हुआ कि उनकी जो ट्रैकिंग थी, उनकी मॉनिटरिंग थी, वो काफ़ी टाइम से चल रही थी। बाकायदा उनके जो ट्रैफिक्स कहा जा रहा है, कैमरेज़ जो थे, उनको हैक किया गया था। तो क्या आयतुल्लाह ख़ामनेई का कहीं सिक्योरिटी लैप्स हुआ, या आयतुल्लाह ख़ामनेई ने, क्योंकि एक तज्ज़िया ये भी हुआ, जो कि वेस्टर्न मीडिया में मैंने देखा और सुना, उन्होंने कहा कि आयतुल्लाह ख़ामनेई ने खुद ट्रैप किया अमेरिका को और इज़राइल को कि वो आएँ ईरान में। उन्होंने अपनी शहादत दी और जानते-बूझते हुए भी दी, और उन्होंने उनको ट्रैप किया कि अब अमेरिका को हम बताएँ कि हमने जो जिस जंग की तैयारी की थी, उस जंग अब होकर ही रहे। तो ये जो कहा जा रहा है कि आयतुल्लाह ख़ामनेई की जो शहादत है, वो कोई लैप्स है या अंदर से कोई कार्रवाई है, इस हवाले से वहाँ पे क्या राय है? देखिए अदनान भाई, नो डाउट इसराइल के पास टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी है कि वो कैमरास को हैक करता है, और जाहिर सी बात है ईरान अकेला मुल्क है, इसके ऊपर सैंक्शंस हैं, टेक्नोलॉजी इंपोर्ट नहीं कर सकता, इसी वजह से इनकी एयरफोर्स भी बहुत कमज़ोर है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करने की अलाउंस नहीं है। जितना ईरान खुद कर सकता है वो करता है, और उस पर भी बड़े पैमाने पे कैमरास हैक किए हैं इन्होंने इसराइल के अंदर, उसकी फुटेजेस आपको आ गई थी 37 वेव के बाद। तो बहरहाल यहाँ पे आयतुल्लाह खामनेई का कोई रूटीन इस तरीके का भी नहीं है कि कोई उनकी बड़ी सीक्रेटिव मूवमेंट हो। सबको पता है वो या तो अपने घर में होते हैं या अपने ऑफिस में होते हैं, ये कॉमन नॉलेज थी हर किसी के लिए। यहाँ पे जो IRGC के ऑफिशियल्स रहते हैं वो भी नॉर्मल अपार्टमेंट बिल्डिंग्स में रहते हैं, कोई भी जाके देख सकता है कि अच्छा जी घर पे है, लाइटें जल रही हैं, ठीक है, ओके, बिस्मिल्लाह करो। तो देखिए बिल्कुल इंटेलिजेंस का यहाँ पे पेनिट्रेशन ज़रूर है, लेकिन इदारों के अंदर, इंटेलिजेंस के इदारों के अंदर नहीं है मेरे ख्याल में। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि अभी जब 12 दिन की आप सॉरी अभी जो जंग देख रहे हैं आप, इसके अंदर आप ये देख रहे हैं कि अमेरिका परेशान हुआ है, बिलबिलाया हुआ है कि कहाँ बैठे, कहाँ से मिसाइलें लॉन्च कर रहे हैं, कहाँ हम मारे। ट्रम्प तो खुद कह रहा है कि हमारे पास टारगेट ही नहीं है, हम कहाँ मारे एग्जैक्टली, क्योंकि मिसाइलें आ रही हैं और कमांडर्स जो हैं वो लगे हुए हैं अपने बगैर सुप्रीम लीडर के भी उन्होंने कोई कू अटेम्प्ट नहीं किया। अगर इंटेलिजेंस के अंदर इतना बड़ा कोई लैप्स होता तो कोई ना कोई कू की अटेम्प्ट होती। इसराइल ने क्या किया हुआ था, ना सिर्फ सर्वेलेंस कैमरास हैक किए हुए थे, बल्कि फोन्स, जो ड्राइवर्स के फोन्स हैं, जो चौकीदारों के फोन्स हैं, फॉर एग्जांपल प्यून्स के फोन्स हैं, स्टाफ के फोन्स हैं, डिलीवरी ड्राइवर्स के जो फोन्स हैं, उनको हैक किया हुआ था, और उनके थ्रू वो मैपिंग करते थे एग्जैक्टली के सोनार सिग्नल के थ्रू कि क्या कौन कौन है क्या नहीं है, और ऑन ग्राउंड भी ह्यूमन इंटेलिजेंस भी इनके पास है
जो कि ऑफिशियल्स में से, आई डोंट थिंक ऑफिशियल्स में से नहीं है, लेकिन उनके अपने बंदे मोसाद के बहरहाल मौजूद हैं। सबको पता है कि इसराइल के अपने बंदे वहां से ट्रेन होके आते हैं बाकायदा, लैंग्वेज सीख के और सारी चीजें करके। तो यहाँ पे बिल्कुल लोग मौजूद हैं। आयतुल्ला खामनाई को भी पता था कि उनके ऊपर हमला होने वाला है। ऑफिशियल्स ने भी कहा कि आपको थ्रेट है, आपके ऊपर हमला हो सकता है, आप प्लीज बंकर में चले जाएं, आपके ऊपर हमला मुतवक्के है। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं क्यों जाऊं बंकर में, मेरी जो 9 करोड़ की आवाम जब बाहर है तो मैं क्यों जाऊंगा बंकर में। तो बहरहाल उन्होंने मना कर दिया इस चीज़ से, और बिल्कुल मेरे ख्याल में इसमें कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने जानते हुए अपनी शहादत दी। जो प्रोपेगेंडा और जो तौमतें लगाई गई और जो मुसलमान दुनिया को आपस में बांटा गया शिया सुन्नी के नाम पे या किसी भी नेशनलिस्टिक लाइन पे, आयतुल्ला खामनाई ने अपनी शहादत दे के अपने खून से वो सारी चीज़ें जो हैं वो साफ कर दी हैं। और मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी मिसाल है, और ईरानियों का भी दिल इसी वजह से बहुत ज़्यादा भारी होता है इस पूरे मामले को देखते हुए। और लोग, मैंने ऐसी ऐसी लड़कियां देखी हैं अदनान भाई जो बिल्कुल मॉडर्न है, बेहिजाबी हैं, और ग्रुप्स के अंदर धाड़े मार मार के रोती हुई देखी है मैंने आयतुल्ला खामनाई के लिए। तो नो डाउट आयतुल्ला खामनाई ने अपनी शहादत जानते हुए, मेरे ख्याल में जानते हुए उन्होंने अपनी शहादत दी है। जनरल कानी के हवाले से बड़ा जिक्र हो रहा है, तो उनके हवाले से क्या अच्छा, होगी? जनरल कानी की जहां तक बात आती है, देखिए जनरल कानी के 6 असैसिनेशन अटेम्प्ट रिपोर्टेडली वो सर्वाइव कर चुके हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि क्योंकि एक बंदा असैसिनेशन अटेम्प्ट सर्वाइव कर रहा है तो वो एजेंट हो। और इसके अंदर सबसे बड़ी मिसाल है फिदेल कास्ट्रो। फिदेल कास्ट्रो प्रेसिडेंट था क्यूबा का, क्यूबन रेवोल्यूशन का वो पाइनियर था। और 90 से ज़्यादा कहा जाता है सीआईए ने उसके ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट किए। और जो खुद क्यूबा की गवर्नमेंट बताती है वो ये बताती है ये 400 से ज़्यादा असैसिनेशन अटेम्प्ट उसके ऊपर हुए थे, लेकिन हर दफ़ा बच गया था। तो देखिए मेरे ख्याल में तो ये लक है जनरल कानी की, क्योंकि जनरल कानी जैसा बंदा, अब वो कमांडर है इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर का, अगर ऐसा बंदा होता स्पाई इसराइल के लिए, तो आपको जरूर यहाँ पे रिजीम चेंज होती हुई नजर आती, या आपको एटलीस्ट कोशिश नजर आती। आपको कम से कम नजर आता कि यहाँ पे कोई आर्मी का coup हो रहा है, यहाँ पे किसी मॉडरेट को लाया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं हुआ। या आपको कहीं नजर आता कि आर्मी जो है वो आर्म्स डालती हुई नजर आती है, कि अपने हथियार डाल रही है वो। तो ऐसा नहीं हुआ, मुझे नहीं लगता कि जनरल का नहीं। और देखिए प्रोटोकॉल्स भी इसमें मैटर करते हैं। आईआरजीसी के जो ऑफिशियल्स हैं उनके प्रोटोकॉल्स बिल्कुल अलग हैं आयतुल्ला खामनाई से, या किसी भी पॉलिटिकल फिगर से। जैसा बात होती है ना, दो प्लेन में दो लोग एक साथ नहीं बैठते और ये वाली जो बातें होती हैं, तो बिल्कुल सेपरेट रखा जाता है सारी मूवमेंट्स को, सारी चीज़ों को, वो ट्रैकेबल नहीं होता। तो आई थिंक इस वजह से जनरल कहानी जो है वो बच गए हैं। और आईआरजीसी के काफ़ी सारे कमांडर्स जो हैं वो बचे हुए हैं इस वक्त, इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। पाकपुर जो है वो गए हैं, और शामखानी गए हैं। उसके अलावा जो ब्रास है मिलिट्री एलीट की और आईआरजीसी की एलीट की, वो बिल्कुल इंटैक्ट है। अच्छा, अभी पहली मर्तबा डोनाल्ड ट्रंप ने जिक्र किया कि रशिया लिटिल बिट जो है वो सपोर्ट कर रहा है ईरान को, तो रशिया का क्या इन्फ्लुएंस है? और फिर हमने देखा, ये भी रिपोर्ट हुआ कि जो चाइना का सैटेलाइट है वो शायद सपोर्ट है ईरान को। फिर एक और सवाल ये पैदा होता है कि अब ट्रंप ने चाइना का विजिट करना है, 31 तारीख को, 31 मार्च को जाना है, 2 अप्रैल तक उसका वो विजिट है। तो क्या उससे पहले, क्योंकि जंग के दौरान अगर चाइना वो जाता है तो एक अलग सूरत-ए-हाल होगी, क्योंकि चाइना तो इसके एंटी है, बिल्कुल वो ईरान की हिमायत कर रहा है। उसने कहा कि हम ईरान की जो सॉवरेनिटी है उसका हम दिफा करेंगे, उसके साथ हम खड़े हुए हैं। तो ये जो रशिया और चाइना वाला फैक्टर है, और क्या 31 तारीख से पहले, उसके विजिट से पहले ट्रंप के ये जंग खत्म हो सकती है? देखें मुझे नहीं लगता कि जंग इतनी जल्दी ख़त्म हो सकती है। हो भी सकता है, बहरहाल मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी ख़त्म होगी। बल्कि हाँ हो सकता है, क्योंकि ज़ाहिर है अमेरिका भी इस वक्त फ्रस्ट्रेट हुआ हुआ है, इसराइल के पास भी इंटरसेप्टर्स नहीं है, वो बड़ी बमबारी फेस कर रहे हैं, तो हो सकता है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। चाइना और रशिया की जहाँ तक बात रही, कहा जाता है, मुझे किसी ऑफिशियल ने तो नहीं कहा, मेरा अपना एक तजिया है बहरहाल, कहा जाता है कि चाइना ने बिल्कुल सैटेलाइट के थ्रू हेल्प किया है, और रशिया ने ऑन ग्राउंड जो आइडेंटिफिकेशन है यूएई के अंदर, जो सीआईए के लोग बैठे हुए थे और एसिड बैठे हुए थे, और दूसरे ममालिक के अंदर जो मूवमेंट्स हो रही थी बेसिस के अंदर, वो किसी हद तक रशिया ने उसके अंदर भी सपोर्ट किया इंटेलिजेंस प्रोवाइड करने पे। कहा जाता है, बहरहाल पता नहीं है, लेकिन हाँ चाइना और रशिया का सपोर्ट ज़रूर है, इनडायरेक्टली सपोर्ट ज़रूर है। कार्गो मूवमेंट्स भी हुई हैं, तो कुछ टेक्नोलॉजिकल और सर्वेलेंस का या रेडार का इक्विपमेंट भी मंगवाया हो, शायद हो सकता है, लेकिन सपोर्ट ज़रूर है। अच्छा, जुमे के रोज जो अलकुद रैली रैली हुई, वहां पे हमने देखा तेहरान स्क्वायर में अली लारजजानी, हम देख रहे थे, लोगों के साथ थे। फिर जो आपके चीफ जस्टिस हैं ईरान के, वो बाकायदा हमने देखा सड़कों पे हैं। जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अब्बास इराक्ची, वो लोगों के साथ सड़कों पे थे, और सीएनएन बाकायदा उस पे हैरान था कि बगैर किसी सिक्योरिटी के, बगैर किसी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करे हुए ये लोग सड़कों पे हैं। तो मैं जी
मैंने अदनान भाई आपको जैसे, सॉरी आपकी बात करी, मैंने जैसा कि आपको पहले बताया, ये अजीब से ही लोग हैं। ये ना इनके ऑफिशियल्स कोई सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, कोई वीआईपी, कोई मूवमेंट चल रही हो। आप पुलिस चीफ की असैसिनेशन की वीडियो देखें, वो कोई पुरानी गाड़ी में जा रहा था, पुलिस का चीफ अकेला जा रहा था और उसको जो है वो टारगेट कर लिया। तो ये ऐसे ही मस्त होते हैं ये, ना इनके अंदर कोई चालाकी है, ना इनके अंदर कोई मक्कारी है, ये ऐसी ही सादगी से जिंदगी गुजारते हैं और बड़े सादा लोग होते हैं। फिजिशियन को भी आप देखें ना, कितना बेचारा क्यूट तरीके से घूम रहा है, आवाम के अंदर हाय हेलो कर रहा है। बयान भी जब देता है सामने आके तो कहता है उसका भी को ना माजरत, ऐसे मतलब कोई क्या होता है ना, कोई चालाकी से आप बयान दें, बयान भी उसके थोड़े कॉन्ट्रडिक्टरी हो जाते हैं। तो बिल्कुल सीधे साधे लोग हैं और बिल्कुल आवाम के अंदर ये घूम रहे थे। और रैली के अंदर हमें नजर आया कि धमाका हुआ। मोहसिन रजाई जो चीफ जस्टिस हैं वो इंटरव्यू दे रहे थे उस वक्त, और उन्हीं के सामने धमाका हुआ और उन्होंने रिएक्ट भी नहीं किया। वो बोलते रहे, ना आग झपकी ना कुछ, वो बोलते रहे, सामने धमाका हुआ वो बोलते रहे, बोला ये कुछ नहीं होता, ये ऐसे ही है, बम और बारूद हमें नहीं डराता। तो ईरानी कौम की रेजिलियंस बहुत है अदनान भाई। आप देखें, मैं यहाँ से बैठ के कह रहा हूँ तो चले किसी को शायद यकीन ना आए, लेकिन सीएनएन कह रहा है वहां से बैठ के, आप खुद देखें। फ्रेड जो है यहाँ का सीएनएन का जो कॉरेस्पॉन्डेंट है, उसने जब वीडियो दिखाई कि यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, जंग के दौरान कोई फ्यूल के ऊपर लाइनें नहीं है, कोई दुकानें जो है वो खाली नहीं हुई हुई, स्टॉक पाइल जो है वो नहीं, रैशनिंग नहीं होती कोई भी। तो बिल्कुल आवाम के अंदर यहाँ एक कंपोजर है, कामनेस है। ऑफिसेज खुले हुए हैं, रेस्टोरेंट्स खुले हुए हैं, कैफेज खुले हुए हैं, सुकून से लोग अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि जंग की तैयारी इस अवाम ने कई सालों से, 40 सालों से की हुई है। और लोग कहते हैं कि इनकलाब आने का मकसद ही ये था कि हम मुसलमानों की आखिरी जंग लड़ेंगे, ईरान का ये मानना है। और मेरे ख्याल में बिल्कुल इसके अंदर दो राय नहीं कि वो लड़ रहे हैं। थैंक यू जॉन भाई, इंशाल्लाह आपसे राब्ता रहेगा। बहुत शुक्रिया सर।